आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अपनी करनी, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आह अभागा, मेरे कर्मों के फल ने आज ये दिन दिखाए कि अपमान भी मेरे ऊपर हंसता है, और यह सब मैंने अपने हाथों किया। शैतान के सिर इल्ज़ाम क्यों दूँ, किस्मत को खरी खोटी क्यों सुनाऊँ, होनी को क्यों रोऊँ। जो कुछ किया मैंने जानते और बुझते हुए किया। अभी 1 साल गुजरा जब मैं भाग्यशाली था, प्रतिष्ठित था और समृद्धि मेरी चेरी थी। दुनिया की नेमतें मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थी, लेकिन आज बदनामी और कंगाली और शर्मिंदगी मेरी दुर्दशा पर आंसू बहाते हैं। मैंने ऊंचे खानदान का बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, फारसी का मुल्ला, संस्कृत का पंडित, अंग्रेजी का ग्रेजुएट। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्यों बनूं, लेकिन रूप भी मुझको मिला था, इतना कि दूसरे मुझसे ईर्ष्या करते थे। गरज एक इंसान को खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, वो सब मुझे हासिल थी। सेहत का यह हाल कि मुझे कभी सर दर्द की भी शिकायत नहीं हुई। फिटन की सैर, दरिया की दिल फेरियाँ, पहाड़ के सुंदर दृश्य, उन खुशियों का जिक्र ही तकलीफ दे है। क्या मज़े की ज़िंदगी थी। यहाँ तक तो अपना दर्द दिल सुना सकता हूँ, लेकिन इसके आगे फिर होठों पर खामोशी की मुहर लगी हुई है। एक सती साध्वी, प्रतिप्राण स्त्री और 2 गुलाब के फूल से बच्चे इंसान के लिए जिन खुशियों, आरजुओं, हौसलों और दिल फरेबियों का खजाना हो सकते हैं, वो सब मुझे प्राप्त था। मैंने इस योग्य नहीं कि उस पतित स्त्री का नाम जुबां पर लाऊं। मैंने इस योग्य नहीं कि अपने उन लड़कों का बाप कह सकूं। मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बेहस्ती नेमतों की कद्र नहीं की, जिस औरतों ने मेरे हुक्म और मेरे इच्छा में कभी कोई भेद नहीं किया, जो मेरी सारी बुराइयों के बावजूद कभी शिकायत का एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला, जिसका गुस्सा कभी आंखों से आगे नहीं बढ़ने पाया। गुस्सा क्या था, कुंवार की बरखा थी। 2-4 हल्की बूंदें पड़ी और फिर आसमान साफ हो गया। अपनी दीवानगी के नशे में मैंने उस देवी की कद्र नहीं की। मैंने उसे जलाया, रुलाया, तड़पाया। आह, जब मैं 2-2 बजे रात को घर लौटता था तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूझते थे। नित नए ढीले गढ़ता था। शायद विद्यार्थी जीवन में जब बैंड के मज़े से मदरसे जाने की इजाज़त ना देते थे, उस वक्त भी बुद्धि इतनी प्रखर न थी। और क्या उस क्षमा की देवी के बारे में बात पर यकीन आता था। वो भोली थी मगर ऐसी नादान न थी। ऐसी खुमार भरी आंखें, मेरे उथले पाँव और मेरे झूठे प्रेम पर दर्शने का रहस्य क्या उससे छिपा रह सकता था। कोई कमीना ख्याल उसकी जुबान पर नहीं आ सकता था। वो उन बातों का जिक्र करके या अपने संदेहों को खुलेआम दिखलाकर हमारे पवित्र संबंध में खिंचाव या बदतमीजी पैदा करना बहुत अनुचित समझती थी। मुझे उसके विचार उसके माथे पर लिखे मालूम होते थे। उन बदजागियों के मुकाबले उस जलन और रोना ज़्यादा पसंद था। शायद वो समझती थी कि मेरा नशा खुद ब खुद उतर जाएगा। काश इस शराफत के बदले उसके स्वभाव में कुछ ओछापन और अनुदारता भी होती। वो अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना जानती थी। काश वो इतनी सीधी ना होती। काश वो अपने मन के भावों को छिपाने में इतनी कुशल ना होती। काश वो इतनी मक्कार ना होती। लेकिन मेरी मक्कारी और उसकी मक्कारी में कितना अंतर था। मेरी मक्कारी हरामकारी थी और उसकी मक्कारी आत्मबलिदानी। एक रोज़ मैं अपने काम से फुर्सत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिका में पहुंचा और संगमरमर के हौजे पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा। एकाएक निगाह उठाई तो मैंने एक औरत को बेले की झाड़ियों में फूल चुनते देखा। उसके कपड़े मैले थे और जवानी की ताजगी और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे पर कोई ऐसी खास बात ना थी। उसने मेरी तरफ आंखें उठाई और फिर फूलन चूमने में लग गई। उसने कुछ देखा ही नहीं। उसके इस अंदाज ने, चाहे उसकी सरलता ही क्यों ना हो, मेरी वासना को और भी तेज कर दिया। मेरे लिए ये एक नई बात थी। कोई औरत इस तरह देखे और जैसे नहीं देखा हो। मैं उठा और धीरे धीरे कभी ज़मीन कभी आसमान की तरफ ताकते हुए बेलों की झाड़ियों के पास जाकर खुद भी फूल चुनने लगा। इस छिठाई का नतीजा यह हुआ कि वो मालिन की लड़की वहाँ तेजी से साथ बाग के दूसरे हिस्से में चली गई। उस दिन से मालूम नहीं वो कौन सा आकर्षण था
जो मुझे रोज़ शाम के वक्त आनंद वाटिका की तरफ खींच ले जाता। उसे मोहब्बत हरगिज नहीं कह सकते। अगर मुझे उस वक्त भगवान ना करे उस लड़की के बारे में कोई शोक समाचार मिलता तो शायद मेरी आंखों से आंसू भी ना निकले। जोगिया धारण करने की तो ये चर्चा ही व्यर्थ है। मैं रोज़ जाता और नए नए रूप धरकर, लेकिन जिस प्रकृति ने मुझे अच्छा रंग रूप दिया था उसी ने मुझे वाचलता से वंचित भी रखा था। मैं रोज़ जाता और रोज़ लौट आता। प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे ना बढ़ पाता। हाँ, इतना अलबत्ता हो गया कि उसे वो पहले से झिझक ना रही। आखिर इस शांतिपूर्ण नीति को सफल बनाने ना होते देख मैं एक युक्ति सोची। एक रोज़ मैंने अपने साथ अपने शैताल बुलखंड टामी को भी लेता गया। जब शाम हो गई और मेरे धैर्य का नाश करने वाली फूलों से आंचल भरकर अपने घर की ओर चलती तो मैंने बुलडॉग को धीरे से इशारा कर दिया। बुलडॉग उसकी तरफ बाज की तरह झपटा। फूलमती ने एक चीख मारी, 2-4 कदम दौड़ी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। अब मैं छड़ी हिलाता बुलडॉग की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता और हाय हाय चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसे जोर से 2-3 डंडे लगाए। फिर मैंने बिखरे हुए फूलों को समेटा, सहमी हुई औरत का हाथ पकड़कर बैठा दिया और बहुत ही लज्जित और दुखी भाव से बोला, ये कितना बड़ा बदमाश है, अब इसे अपने साथ कभी नहीं लाऊंगा। तुम्हें इतने काटा तो नहीं? फूलमती ने चादर से सर को ढकते हुए कहा, तुम ना आ जाते तो वो मुझे नोच डालता। मेरे तो जैसे मन भर में पैर हो गए थे। मेरा कलेजा तो अभी भी धड़क रहा है। यह तीर लक्ष्य कर बैठा। खामोशी की मुहर टूट गई। बातचीत का सिलसिला कायम हुआ। बांध में एक दरार हो जाने की देर थी। फिर तो मांग की उमंगों ने खुद ब खुद काम करना शुरू किया। मैंने जैसे जैसे जाल फैलाए, जैसे जैसे स्वांग रचे, वो रंगीन तबीयत के लोग खूब जानते हैं। ये सब क्यों? मोहब्बत से नहीं, सिर्फ जरा देर दिल को खुश करने के लिए। सिर्फ उसने भरे फूले शरीर और भोलेपन का रीझ करिए तो मैं अपने निज प्रकृति का आदमी नहीं हूँ। रूप रंग में फूलमती का इंदु से मुकाबला ना था। वो सुंदरता के साय में ढली चली गई। कवियों ने सौंदर्य की जो कसौटी बनाई थी ये सब दिखाई देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फूलमती की धसी हुई आंखों और फूलों वाले गालों और मोटे मोटे होठों की तरफ अपने दिल का ध्यान खिंचाव देता। आना जाना बढ़ा और महीना भर भी गुजर ना पाया कि मैंने उसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस गया। मुझे अब घर की सादा जिंदगी में कोई आनंद ना आता था, लेकिन दिल ज्यों ज्यों घट से उचटता जाता त्यों तो मैं अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक करता था। मैं अपनी फरमाइशों का इंतजार करता रहता और कभी उसका दिल दुखाने वाली कोई बात मेरी जुबान पर न आती। शायद मैं अपनी आंतरिक उदासीनता का शिष्टाचार के पर्दे के पीछे छिपाना चाहता था। धीरे धीरे ये दिल की कैफियत भी बदल गई और बीवी की तरफ से ये उदासीनता दिखाई देने लगी। घर में कपड़े नहीं है, लेकिन मुझसे इतना ना हुआ कि पूछ लो। सच तो यह है कि मुझे अब उसकी खरीदारी करते हुए एक डर सा मालूम होता था कि कहीं उसकी खामोशी की दीवार टूट ना जाए और उसके मन के भाव जुबान पर ना आ जाए। यहाँ तक कि मैं गिरस्ती की ज़रूरतों की तरफ भी आंखें बंद करने लगा। अब मेरा दिल और जान और रुपया पैसा सब फूलमती के लिए था। मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर नहीं गया था, लेकिन आजकल कोई मुझे रात गए एक मशहूर सुनार के मकान पर बैठा हुआ देख सकता था। बजाय की दुकान ने मुझे रुचि हो गई। एक रोज़ शाम के वक्त रोज़ की तरह मैं आनंद वाटिका में सैर कर रहा था और फूलमती सोहलो सिंगार किए मेरी सुनहरी रूपहली भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी। बल्कि यूँ कहूँ कि चुटकियों में मेरे दिल को मसल रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें उस वक्त नशे में हुस्न में फैली गई थी और उनमें शौकी और मुस्कुराहट की झलक नजर आती थी। अचानक महाराजा साहब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर पर सवार आ पहुँचे। मैं उन्हें देखते ही अगवानी के लिए दौड़ा और अदब बजा लाया। बेचारी फूलमती महाराज साहब को पहचानती थी, लेकिन उसे एक घने कुंज के अलावा और कोई छिपने की जगह न मिल सकी। महाराजा साहब चले तो हौज की तरफ
लेकिन मेरा दुर्भाग्य उन्हें क्यारी पर ले जाना जिधर फूलमती छिपी हुई थी थर थर काँप रही थी। महाराजा साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोला, ये कौन औरत है? सब लोग मेरी और प्रश्न भरी आंखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त ये ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही दूँ, वरना फूलमती ना जाने क्या आफत ठाले। लापरवाही के अंदाज से बोला, इसी बाग के माली की लड़की है, यहाँ फूल तोड़ने आई होगी। फूलमती लज्जा और भय के मारे जमीन में धंसी जाती थी। महाराज साहब ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और सब संदेहशील भाव से मेरी तरफ देखकर बोले, ये माली की लड़की है? मैं इसका क्या जवाब देता? इसी बीच कमबख्त दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई पाक संभालता हाथ में कुदाल लिए दौड़ता हुआ आया और सर को घुटने से मिलाकर महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने जरा तेज लहजे से पूछा, ये तेरी लड़की है? माली के होश उड़ गए, कांपता हुआ बोले, हुजूर। महाराज, तेरी तनख्वाह क्या है? दुर्जन, हुजूर 5 रुपए। महाराज, ये लड़की कुंवारी है या ब्याही? दुर्जन, हुजूर अभी कुंवारी है। महाराज ने गुस्से में कहा, या तो तू चोरी करता है या डाका डालता है, वरना कभी ये नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीरजादी बनकर रहे। मुझे इसी वक्त इसका जवाब देना होगा, वरना मैं तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। माली की तो घिग्गी बंध गई और मेरी ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। दुनिया अंधेरी मालूम होने लगी। मैं समझ गया कि आज मेरी शामत सर पर सवार है। वो मुझे जड़ से उखाड़ कर ही दम लगी। महाराजा साहब ने माली को जोर से डांट कर पूछा, तू खामोश क्यों है, बोलता क्यों नहीं? दुर्जन फूट फूट कर रोने लगा। जब जरा आवाज़ सुधरी तो बोला, हुजूर, बाप दादे से सरकार का नमक खाता हूँ, अब मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए। यह सब मेरे फूटे नसीबों का फेर है धर्मावतार। इस छोकरी ने मेरी नाक कटा दी, कुल का नाम मिटा दिया। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। इसको सब तरह तरह से समझा बुझा कर हार गए हूँ हुजूर, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं। मैं क्या करूँ? हुजूर माई बाप हैं, आपसे क्या पर्दा करूँ? उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है और आजकल के रईसों और अमीरों को क्या कहूँ, दीनबंधु तो सब जानते हैं। महाराज साहब ने जरा देर गौर करके पूछा, क्या उसका किसी सरकारी नौकर से संबंध है? दुर्जन ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर। महाराज साहब, वो आदमी कौन है? तुम्हें उसे बतलाना होगा। दुर्जन, महाराज, जब पूछेंगे बता दूंगा, सांच को आँच क्या। मैं तो समझा था कि इसी वक्त सारा पर्दा फाश हुआ जाता है, लेकिन महाराजा साहब ने अपने दरबार के किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा। वे वहां से टहलते हुए मोटर पर बैठकर महल की तरफ चले। इस मनहूस वाक़ये के 1 हफ्ते के बाद एक रोज मैं दरबार से लौटा तो मुझे अपने घर में एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसे देखकर मैं ठिठका। उसे चेहरे पर बनावटी भोलापन था, जो कूटनीतियों के चेहरे की खास बात है। मैंने उसे डांट कर पूछा, तू कौन है, यहाँ क्यों आई है? बुढ़िया ने दोनों हाथ उठाकर मेरी बलाए ली और बोली, बेटा नाराज ना हो, गरीब भिखारिन हो, मालकिन का सुहाग भरपूर रहे, उसे जैसा सुनती थी वैसा ही पाया। यह कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर चली गई। मेरे गुस्से का पारा चढ़ा। मैंने घर जाकर पूछा, यह औरत कौन थी? मेरी बीवी ने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया, क्या जानूं, कोई भिखारिन थी। मैंने कहा, भिखारिनियों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती। ये तो मुझे कुटनी सी नजर आती है। साफ साफ बताओ, उसके यहाँ आने का क्या मतलब था? लेकिन बजाय कि इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी बीवी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरह उपेक्षा भरी आंखों से देखकर अपनी साफ दिली का सबूत दे। उसने सर झुकाकर वही जवाब दिया। मैंने उसके पीठ पर थोड़ी ही बैठी थी। भीख मांगने आई थी, भीख दे दी। किसी के दिल का हाल मैं क्या जानूं? उसके लहजे और अंदाज से पता चलता था कि जितना जुबान से कहती थी उससे ज़्यादा उसके दिल में है। झूठा आरोप लगाने की कला में वो अभी बिल्कुल कच्ची थी, वरना तिरिया चरित्र की था किसे मिलती है। मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थरथरा रहे थे। मैंने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को ऊपर उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से बोला, इंदु, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना एतबार है, लेकिन तुमने इसी वक्त सारी घटना अगर सच सच नहीं बताई तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा।
तुम्हारा ढंग बतलाता है कि कुछ न कुछ दाल में जरूर काला है। ये खूब समझ रखो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारे और अपनी जानों से ज़्यादा अजीज समझता हूँ। मेरे लिए ये डूब मरने की जगह है कि मैं अपनी बीवी को इस तरह की बातें करूँ, उसकी ओर से मेरे दिल में संदेह पैदा हो। मुझे ये ज़्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है। बोलो क्या बात है? इंदुमती मेरे पैरों पर गिरी और रोकर बोली, मेरा कसूर माफ़ कर दो। मैंने गरज कर कहा, वो कौन सा कसूर है? इंदुमती ने संभल कर जवाब दिया, तुम अपने दिल में इस वक्त जो ख्याल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहाँ ना रहने दो, वरना समझ लो कि आज ही इसी ज़िंदगी का खात्मा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे ऊपर जुल्म किए हो। उन्हें मैंने किसी तरह झेला है और अब सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरा सर तुम्हारे पैरों पर है, जिस तरह रखोगे रहूँगी। लेकिन आज मुझे हुआ, तुम खुद ही वैसा ही दूसरों को समझते हो। मुझसे भूल अवश्य हुई है, लेकिन उस भूल की यह सज़ा नहीं कि तुम मुझ पर ऐसे संदेह ना करो। मैंने उस औरत की बातों में आकर अपने सारे घर का चिट्ठा बयां कर दिया। मैं समझती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय उस औरत की हमदर्दी और कुछ मेरे अंदर सुलगती हुई आग ने मुझसे ये भूल करवाई, और इसके लिए तुम जो सज़ा दोगे वो मेरे सर आँखों पर। मेरा गुस्सा जरा धीमा हुआ बोला, तुमने उससे क्या कहा? इंदुमती ने दिया। घर का जो हाल है, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारे घर की ज़रूरतों की फिक्र ना करना, अपनी बेवकूफ़ी को क्या कहूँ। मैंने उसे यह कह दिया कि इधर 3 महीने से उन्होंने घर के लिए कुछ खर्च भी नहीं दिया है और इसकी चोटें मेरे गहनों पर पड़ी। मुझे शायद मालूम नहीं कि इन 3 महीनों में मेरे 450 रुपये के जेवर बिक गए। ना मालूम मैं क्यों उससे ये सब कुछ कह गई। जब इंसान का दिल जलता है, जवान तक उसी आँच आ ही जाती है। मगर मुझसे तो जो खता हुई है उससे कई गुना सख्त सज़ा तुमने मुझे दी है। मेरा बयान लेने का भी सब्र ना हुआ। खैर, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गई। तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा, वरना एक भिखारी औरत के घर से निकलने ही तुम्हें ऐसे सुबह क्यों होते। मैं सर पर हाथ रखकर बैठ गया। मालूम हो गया कि तबाही के सामने पूरे हुए जाते हैं। दूसरे दिन मैं ज्यों ही दफ्तर में पहुंचा, चौकीदार ने आकर कहा, महाराज साहब ने आपको याद किया है। मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले से ही किए बैठा था। मैं खूब समझ गया था कि बुढ़िया खुफिया पुलिस की कोई मुखबिर है जो मेरे घरेलू मामलों की जांच के लिए तैनात हुई है। कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तलबी है। खौफ से सहमा हुआ, लेकिन दिल को किसी तरह संभालते हुए कि जो कुछ सर पर पड़ेगी देखा जाएगा, अभी से क्या जान दूँ। मैं महाराज की खिदमत में पहुंचा। वो इस वक्त अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। कागजों का एक ढेर इधर उधर फैला हुआ था और वो खुद किसी ख्याल में डूबे हुए थे। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ पुख्ताबिर हुए। उनके चेहरे पर नाराज़गी के लक्षण दिखाई दिए। बोले, कुंवर श्याम सिंह, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बाबत मुझे जो मालूम हुई है वो मुझे इस बात के लिए मजबूर करती है कि तुम्हारे साथ सख्ती का बर्ताव किया जाए। तुम मेरे पुराने वसीकदार हो और तुम्हें यह गर्व कई पीढ़ियों से प्राप्त है। तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे खानदान की जान लगाकर सेवाएं की है और उन्हीं के सिले से यह वसीका दिया गया था, लेकिन तुमने अपनी हरकतों से अपने को इस कृपा के योग्य नहीं रखा। तुम्हें इसीलिए वसीका मिलता है कि तुम अपने खानदान की परवरिश करो, अपने लड़के को इस योग्य बनाओ कि वो राज्य की कुछ खिदमत कर सके। उन्हें शारीरिक और नैतिक शिक्षा दो ताकि तुम्हारी जात से रियासत की भलाई हो, ना कि इसलिए कि तुम इस रुपये को बेहुदा ऐशपस्ती और हरामखारी में खर्च करो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि तुमने अब अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी अपने को मुक्त समझ लिया है। अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो यकीनन वसीकदारों का एक पुराना खानदान मिट जाएगा। इसलिए आज से हमने तुम्हारा नाम वसीकदारों की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। तुम्हारी जगह तुम्हारी बीवी का नाम दर्ज करा दिया है। वो अपने लड़के को पालने पोसने की जिम्मेदार है। तुम्हारा नाम रियासत के मालिकों की फहरिस्ती में लिया जाएगा। तुमने अपने को इस योग्य सिद्ध किया और मुझे उम्मीद है कि ये तबादला तुम्हें नागवार ना होगा। बस जाओ और मुमकिन हो सके तो अपने किए पर पछताओ। मुझे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक अपनी किस्मत का यह फैसला सुना, घर की तरफ चला। लेकिन 2 ही 4 कदम चला कि अचानक ख्याल आया, किसके घर जा रहे हो?
तुम्हारा घर अब कहाँ है? मैंने उल्टे कदम लौटा। जिस घर का मैं राजा था, दूसरों का आश्रित बनकर मुझसे नहीं रहा जाएगा, और रहा भी जाए तो मुझे रहना चाहिए। मेरा आचरण निश्चय ही अनुचित था, लेकिन मेरी नैतिक संवेदना अभी इतनी थोथी नहीं थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया, इसी वक्त इस शहर से भाग जाना मुमकिन है, वरना बात फैलते ही हमदर्दों और बुरा चेतने वालों का एक जमघट हालचाल पूछने के लिए आ जाएगा। मुझे फूलमती का ख्याल आया, उसके कारण ये सब दुर्गति हो रही है। उससे तो मिल ही लूँ, मगर दिल ने रोका। क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती है वो मुझे हासिल हो सकेगी? हरगिज नहीं। रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले में रुपया पैसा ज़्यादा कीमती चीज़ है। मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए, लेकिन इस तरह सोच विचार करके मैं बम्बई की राह ली और 2 साल में एक मिल में नौकर हूँ। तनख्वाह सिर्फ इतनी कि जिए त्यों जिंदगी का सिलसिला चलता रहे, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इसी को यथेष्ट समझता हूँ। एक बार एक गुप्त रूप से अपने घर गया था। फूलमती ने एक दूसरे रईस से रूप का सौदा कर लिया, लेकिन मेरी पत्नी ने अपने प्रबंध कौशल से घर की हालत खूब संभाल ली। मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आंखों से देख दरवाजे पर 2 लालटेन जल रही थी और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। हर सफाई और साफ सुथरापन दिखाई देता था। मुझे कुछ अखबारों को देखने से मालूम हुआ महीनों तक मेरे पते निशान के बारे में अखबारों में इश्तहार छपते रहे, लेकिन अब यह सूरत लेकर मैं वहाँ क्या जाऊँगा और ये काली लगा मुँह किसको दिखाऊँगा? अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में ज़िंदगी के दिन काटते रहेंगे, चाहे रोकर काटूँ या हंसकर। मैंने अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा था। अफसोस मैंने उन नेमतों की कद्र ना की, उन्हें लात से ठोकर मारी। यह उसी की सज़ा है कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं वो परवाना हूँ जिसकी खाक भी हवा के झोंकों से नहीं बची।